हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ठोस अवस्था और विलयन चैप्टर की तरह विद्युत रसायन चैप्टर को भी एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत रसायन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस फुल चैप्टर को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सभी टॉपिक, सभी चित्र, सभी फॉर्मूले, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले अगर आपने चैप्टर 1 यानी कि ठोस अवस्था, चैप्टर 2 यानी कि विलयन, इन दोनों चैप्टर को अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप उन सभी को भी, उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, वो चैप्टर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी मैंने एक ही वीडियो में बनाया है। तो देखिए, इस वीडियो में हम विद्युत रसायन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि विद्युत रसायन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, लाइक से मैं मोटिवेट होता हूं, जिससे मैं आपके लिए एक वीडियो में एक चैप्टर का वीडियो बनाता हूं। अगर आप लोगों का अच्छा लाइक रहेगा तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन इस प्रकार का वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, वरना 1-2 हफ्ते बाद जैसे अब की बार आया है। ठीक है, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रो, ठीक है, एंड केमिस्ट्री, दो भागों में हम इसे बांट सकते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत, केमिकल यानी कि केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी तथा विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं विद्युत रसायन। यानी कि सिंपली आपको कहा जा रहा है कि विद्युत रसायन में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण या फिर उनके मध्य संबंध जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। समझ में आया। अब देखिए, विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ने से पहले आपको 2 चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 है चालक और दूसरा है कुचालक। यानी कि चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। वैसे ही आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे विद्युत धारा चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैं इसे पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए, चालक होता क्या है। चालक जैसे आपके लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें आवेश होता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, उन्हें हम चालक कहते हैं। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो विद्युत चालक कहलाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का परिवहन आसानी से हो जाता है, विद्युत धारा बहती है, उसे हम चालक कहते हैं। अब देखिए, चालक विद्युत धारा बहने के लिए क्या होना चाहिए। विद्युत धारा बहने के लिए उसमें आवेश होने चाहिए, क्योंकि Q बराबर IT मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आवेश होना चाहिए, आवेश में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो तभी उसमें धारा बहेगी। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से उदाहरण हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो देखिए, जो आपका ये चालक होते हैं इनमें से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे Fe का मतलब बताइए लोहा, ठीक है, यानी कि आयरन। उसके बाद में आपका है Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर यानी कि चांदी। ठीक है, या सिल्वर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमारा एग्जाम्पल है Cu का मतलब तांबा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। Cu कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो वो आप लोग लिख सकते हैं चालक में। तो चालक जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, उसे हम चालक या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, दूसरा देखिए हमारा कुचालक या फिर इसे हम कहते हैं अचालक। ठीक है, दोनों कह सकते हैं। अचालक क्या होता है, तो उसका सीधा उल्टा कर दीजिए। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है या लगभग असंभव होता है, उसे हम कुचालक कहते हैं। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, उन्हें हम कुचालक या फिर अचालक कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन कंडक्टर्स। तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, यानी कि इसका उदाहरण क्या होगा। तो इसके भी कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण में आपका हो जाएगा जैसे शुद्ध जल यानी कि प्योर एकदम वाटर जो होता है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, शुद्ध जल हो गया। उसके बाद में बर्फ हो गया, बर्फ में भी नहीं होता है। कांच यानी कि गिलास हो गया। ठीक है, इन सब में धारा का प्रवाह नहीं होता है, और ये आपके अचालक यानी कि कुचालक के एग्जाम्पल्स हैं।
अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको यानी कि डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी PDF का लिंक भी दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चालक और अचालक समझ में आया। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फिजिक्स में भी है एंड केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर का। तो देखिए हम वैद्युत रसायन पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है चालक को आपको पढ़ना है, ठीक है। चालक, तो देखिए चालक तो हमने पढ़ लिया चालक क्या होता है। चालकों के प्रकार यानी कि विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं, कंडक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा आप पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन चैप्टर, ठीक है। तो इसमें चालक का जो है काफी ज्यादा महत्व है, जिसमें धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। मेनली विद्युत अपघटनी चालक इसमें ज्यादा यूज होता है क्योंकि इसमें आयन जो है ज्यादातर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चालक दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक, एक विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक क्या होता है, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, वे चालक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना, ठीक है, जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। यानी कि धात्विक चालक ऐसे चालक होते हैं जो पदार्थ में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उन्हें हम धात्विक चालक कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका उदाहरण समझ लेते हैं। तो उदाहरण भी सिंपल है। तो धात्विक चालक का उदाहरण क्या है, मैंने आपको बताया था वही सब उदाहरण इसमें भी हैं, जैसे Cu, ठीक है, Ag, Fe, Al, ठीक है, यानी कि कॉपर, सिल्वर, आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब जो है। और जैसे अधातुओं में ग्रेफाइट तथा खनिज आप लिख सकते हैं, तो ग्रेफाइट तथा खनिज लिख लीजिए यहाँ पर, ग्रेफाइट तथा खनिज, ठीक है, कुछ इस प्रकार के, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, ठीक है, तो धारा का प्रवाह होता है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं धात्विक चालक। अब एक चीज आप इसे और कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो गति होती है उसमें आवेश जो है, आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके द्वारा इसमें धारा का प्रवाह होता है, इसलिए इसका एक और नाम है, याद रखिएगा, इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चालक। अब पूछेंगे क्यों इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक चालक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चालक इसलिए है क्योंकि इसमें जो आवेश वाहक है वो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा। तो समझ में आया, धात्विक चालक वे चालक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है। ये आपके चालक के भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे देखिए हमारा विद्युत अपघटनी, सेकंड जो चालक है वो है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है इसको समझ लेते हैं, इसी का मेनली हमें इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ना है। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब जिसमें जल की मात्रा हो, ठीक है, या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। यानी कि विद्युत अपघटनी चालक ऐसे चालक होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह जो है वो आयनों के द्वारा होता है। अब आयन क्या होते हैं, जैसे धनायन, ऋणायन, ठीक है, तो आयनों के द्वारा जो है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। यानी कि इसमें जो विद्युत धारा का चालन, विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो आयनों के द्वारा होता है, इसीलिए इसे हम विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका जो एग्जाम्पल होगा वो किस में समझेंगे, तो सबसे पहले इसको आपको जानना जरूरी है कि विद्युत अपघटनी चालक के भी प्रकार हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। अब देखिए विद्युत अपघट्य यानी कि अपघट्य क्या होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, अपघट्य में वे यौगिक या फिर वे जो यौगिक या लवण जो कि जलीय विलयन में घोले जाने पर आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपघट्य। आगे आप अभी अपघट्य भी पढ़ेंगे, तो ये समझ लीजिएगा कि वे पदार्थ या फिर वे लवण जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर वे अपने आयनों में टूट जाते हैं, उसे हम कहते हैं अपघट्य, ठीक है, विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं विद्युत अपघटनी चालक। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य पर, ठीक है। अब प्रबल विद्युत अपघट्य जो होता है इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं,
इसे इंग्लिश में कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य। तो देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में, जलीय विलयन हो या फिर ध्रुवीय विलायक हो, विलयन विलायक विलय मैं पढ़ा चुका हूँ विलयन चैप्टर में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो जल में जब उन्हें घोला जाता है तो अपने आयनों में टूट जाते हैं। बट होता क्या है प्रबल विद्युत अपघट्य में, ये ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जिन्हें जलीय विलयन में अगर हम घोलें या फिर ध्रुवीय विलायकों में घोलें तो ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं या फिर आयनिक हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल भी इसका समझिए। तो एग्जाम्पल में जो प्रबल विद्युत अपघट्य के होगा वो होगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, बहुत नाम सुना होगा आपने, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और NaOH, ठीक है, NaOH, समझ में आया। और एक एग्जाम्पल है HCl ETC यानी कि आदि, ठीक है। तो देखिए ये तो प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण है, यानी कि इन्हें अगर हम जलीय विलयन या फिर ध्रुवीय विलायकों में घोलें तो ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाएंगे। जैसे NaCl है तो Na+ में टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा, KCl है तो K+ में टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये अपने आयनों में टूट जाते हैं पूर्ण रूप से। तो इन्हें हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, क्योंकि ये प्रबल होंगे, ये स्ट्रांग होंगे तो ज़्यादा टूटेंगे, ठीक है। अगला देखिए हमारा सेकंड है, क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये है सेकंड टाइप, ठीक है, विद्युत अपघट्य का। ये क्या है? वे विद्युत अपघट्य, उसी का उल्टा जस्ट। तो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि ये ऐसे विद्युत अपघट्य हैं जिन्हें अगर जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में घोला जाए तो ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटेंगे या फिर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे। तो इन्हें हम कहेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड H2CO3, ये सभी जो हैं ये आपके एग्जाम्पल हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के। यानी कि इन्हें अगर जलीय विलयन में घोला जाएगा तो ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे, ठीक है, आयनों में नहीं टूटेंगे, तो इन्हें हम कहेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है इसके बाद में विशिष्ट चालकता। तो विद्युत अपघटनी विलायकों का जो चालकता प्रोसेस है, जैसे विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और उसके बाद में तुल्यांकी चालकता, इसको हम समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे विशिष्ट चालकता क्या होता है, ठीक है। तो देखिए विशिष्ट चालकता जो होता है वो बहुत ही सिंपल है और ये आपके फिजिक्स में भी है, यानी कि फिजिक्स में भी आप विशिष्ट चालकता को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। नाम याद रखिएगा कप्पा, यानी कि कुछ के का आकार का होता है तो इसे हम कहते हैं कप्पा, ठीक है, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए इसके फार्मूले को समझ लेते हैं। तो देखिए जब हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं तो कप्पा इक्वल टू, ठीक है, 1/, और विशिष्ट प्रतिरोध का को किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से, ठीक है। तो कप्पा इक्वल टू 1/रो, यही इसका हो जाएगा फार्मूला। कप्पा इक्वल टू 1/रो, यानी कि कप्पा है विशिष्ट चालकता, 1/रो है विशिष्ट प्रतिरोध। इसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना समझ गए आप लोग। अब इसका मात्रक भी यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स, लिख देते हैं यहाँ पर, और आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं मोहो सेंटीमीटर इनवर्स। ये है क्या? ये है मात्रक, ठीक है। किसका मात्रक है? ये कप्पा का मात्रक है, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या आप लिख सकते हैं मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। या आप एक और लिख सकते हैं, या लगा दीजिए साइमन। काफी इसके जो हैं 3 प्रकार के जो हैं इसके मात्रक हैं। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 3 प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, कप्पा का मात्रक, ठीक है, यानी कि विशिष्ट चालकता का मात्रक। अब ये था आपका विशिष्ट चालकता का परिभाषा, सूत्र और मात्रक। अब हम समझेंगे मोलर चालकता क्या होती है।
तो स्टूडेंट इस मोलर चालकता होती क्या है, ठीक है। पहले डेफिनेशन हम समझेंगे, फिर समझेंगे हम सूत्र। तो देखिए क्या होता है मोलर चालकता। किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। यानी कि पहले आपको डेफिनेशन को अच्छे से समझना है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, यानी कि कोई विलयन है, उसके एक निश्चित आयतन में, यानी कि उसका एक निश्चित आयतन लिया गया है और उसमें उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल, यानी कि एक मोल मान लीजिए विद्युत अपघट्य में उपस्थित है और उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए जो आयनों की चालकता होगी वही उस विलयन की मोलर चालकता कहलाएगी। इसे हम लोग डिनोट करेंगे लैम्डा एम से, ठीक है। यानी कि मोलर चालकता इसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। अब देखिए होता क्या है, लैम्डा एम का एक फार्मूला होता है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसके फार्मूला को हम समझ लेते हैं, फार्मूला। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर लैम्डा एम इक्वल टू आपका होता है कप्पा इंटू 1000, ठीक है, और अपान कैपिटल एम, ठीक है। अब देखिए क्या होता है आपका ये फार्मूला। तो देखिए इसको हम समझ लेते हैं क्या होगा। तो लैम्डा एम आपका क्या है, मैंने आपको इसमें से बहुत सारी चीजें बता दी हैं। लैम्डा एम है आपका मोलर चालकता, कप्पा है आपका विशिष्ट चालकता जो कि मैंने आगे पढ़ा है, 1000 ऐसे है। एम आपका क्या है, तो एम को हम समझ लेते हैं। तो ये एम है कि ग्राम मोल प्रति लीटर सांद्रता, यानी कि एम जो है ये मोल प्रति लीटर सांद्रता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पूरा इसका मोलर चालकता का फार्मूला, ठीक है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से समझ के रखना है। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है साइमन मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका होता है मात्रक, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो समझ में आया मोलर चालकता किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। इसे हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। लैम्डा एम इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपान एम, जहाँ पर कप्पा आपका है विशिष्ट चालकता, एम जो है ये है सांद्रता, कौन सी सांद्रता, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं। तो एम जो आपका है इसको लिखते हैं क्या, ग्राम मोल प्रति लीटर सांद्रता, यानी कि एक ग्राम में कितने मोल सांद्रता है, ठीक है। समझ में आया। ये है आपका जो मोलर चालकता का डेफिनेशन एंड फार्मूला। अगला टॉपिक हमारा आता है स्टूडेंट, वो है तुल्यांकी चालकता। कि तुल्यांकी चालकता क्या होती है, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं। तो तुल्यांकी चालकता क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकता को इसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए इस प्रकार से आपको डेफिनेशन याद करना होगा। इसका कोई मैं ट्रिक बहुत अच्छा तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे आप लोगों को इसको डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकता को इसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा ई क्यू से, ठीक है, लैम्डा ई क्यू से इसे हम डिनोट करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो तुल्यांकी चालकता जो आपकी होती है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। तुल्यांकी चालकता इक्वल टू, ठीक है। तो तुल्यांकी चालकता जो होती है आपकी वो विशिष्ट चालकता इंटू यानी कि गुणा, ठीक है। इसको हम लिख देंगे कप्पा, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे कप्पा इंटू 1 ग्राम तुल्यांक वाले, ठीक है, विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन, ठीक है, में आयतन, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका कैपिटल वी। तो देखिए तुल्यांकी चालकता इक्वल टू आपका होता है विशिष्ट चालकता इंटू 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन, यानी कि वी, ठीक है। अब देखिए तुल्यांकी चालकता कौन डिनोट करते हैं, लैम्डा ई क्यू से, ठीक है। तो लैम्डा ई क्यू बराबर आपका हो जाएगा कप्पा, यानी कि विशिष्ट चालकता, और जो मैंने बताया है 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन, यानी कि वी ई क्यू,
ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला किसका, तुल्यांकी चालकता का। ठीक है, और भी आप इसके फार्मूले को निकाल सकते हैं। जैसे तुल्यांकी चालकता है तो इसको और भी आप फार्मूले से लिख सकते हैं। जैसे लैम्डा ई क्यू मैंने लिख दिया। ठीक है, लैम्डा ई क्यू इक्वल टू, आप एक और फार्मूला लिख सकते हैं जैसे मैंने उसमें बताया था, कप्पा इंटू 1000 अपान एन, यानी कि नॉर्मैलिटी, नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका फार्मूला। अब देखिए इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका मात्रक होगा। ठीक है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। और भी होगा थोड़ा सा आगे, तो ग्राम तुल्यांक। ठीक है, ग्राम तुल्यांक के ऊपर आपका रहेगा इनवर्स, तो ये इसका मात्रक होगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम तुल्यांक इनवर्स, इस प्रकार से इसका मात्रक होगा। तो ये था आपका तुल्यांकी चालकता। हमारा अगला टॉपिक जो आता है, तो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक है कोलराउस का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, जिसको मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ। तो देखिए कोलराउस का नियम होता क्या है, तो ये बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है। किसी विद्युत अपघट्य मोलर चालकता, ठीक है, यानी कि किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यहाँ पर लिख दीजिए, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, जिसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम और ऊपर इस प्रकार का चिन्ह। ठीक है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ इतना संबंध बताया जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो अनंत तनुता, अनंत तनुता का मतलब बहुत ज्यादा तनु जो है विलयन हो, वो अनंत तनुता। ठीक है, पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों और ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। यानी कि सिंपली हमें समझना क्या है, तो देखिए मोलर चालकता जो होती है, मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता, इसका एक फार्मूला होता है छोटा सा, वो होता है कप्पा अपान सी। यानी कि कप्पा है आपका विशिष्ट चालकता और सी जो है वो है सांद्रता। ठीक है, सांद्रता। तो एक फार्मूला होता है कप्पा अपान सी, विशिष्ट चालकता अपान सांद्रता, किसकी, विलयन की। तो इसका मतलब क्या होगा, हमने यहाँ पर सांद्रता यानी कि मोलर चालकता का एक संबंध बताया है। अब देखिए मेनली जो कोलराउस के नियम का सूत्र होगा उसको हम लिखेंगे। तो पहले समझ लीजिए किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो लैम्डा एम होता है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, पहले धीरे धीरे हम लोग इसी रूल के साथ लिखते हुए चलेंगे। तो लैम्डा एम, ठीक है, इक्वल टू क्या कहा गया है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए गए धनायनों, यानी कि धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग, यानी कि उनका प्लस होता है। ठीक है, उनका धन होता है। तो देखिए हम पहले लिखेंगे किसकी, धनायनों की मोलर चालकता। तो धनायनों की मोलर चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं एन प्लस लैम्डा, और प्लस आपका हो जाएगा ऋणायनों की मोलर चालकता, एन माइनस कर दीजिए ऋणायन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए यही इसका फार्मूला होता है, कितना सिंपल है। देखिए ये आपका है लैम्डा एम मोलर चालकता जो होती है वो धनायनों की मोलर चालकता, यानी कि एन प्लस है आपका धनायन और लैम्डा है आपका मोलर चालकता, यानी कि धनायनों की मोलर चालकता और एन माइनस ऋणायन और इसकी मोलर चालकता, और ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर, यानी कि इसके प्लस के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया। तो किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो होती है ये मोलर चालकता है। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग होती है। तो धनायनों की मोलर चालकता, ऋणायनों की मोलर चालकता। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको समझना है। जैसे अभी देखा जाए कि अनंत तनुता क्या होता है, तो अनंत तनुता में होता ये है कि मान लीजिए इसमें जल है, ठीक है, इसमें जल है और आपने कुछ इसमें जो है चीनी या फिर किसी का कण डाल दिया, जिसे विलेय डाल दिया। ठीक है, तो देखिए जल है और ये विलेय है। अभी अगर ज़्यादा जल होगा तो क्या होगा, जो वो होगा विलयन वो तनु होगा। ठीक है, अब आप और भी जल डालते जाएं और चीनी थोड़ा सा रहे तो वो उतना ही ज़्यादा तनु होता जाएगा। तो बहुत ज़्यादा तनु हो, यानी कि अनंत तनुता पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब क्या क्या है तो उसे हम लिख देते हैं। जैसे आपका जो ये है लैम्डा एम, ठीक है, ये क्या है, ये आपका मोलर चालकता, मैंने आपको भी बताया था मोलर चालकता। दूसरा हम समझते हैं एन प्लस, ये क्या है, ये है धनायनों की संख्या,
धनायनों की संख्या, ठीक है। और उसके बाद में हमारा है स्मॉल n माइनस, ये है आपका ऋणायनों की संख्या, ठीक है, ऋणायनों की संख्या, ठीक है। और एक है आपका जो ये लैम्डा इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। ये क्या है, दोनों में देखिए, दोनों में है तो हम दोनों में कॉमन तरीके से लिखेंगे धनायनों या ऋणायनों, दोनों की, ठीक है। दोनों की चालकताओं को हम इसी से डिनोट करते हैं, ऋणायनों की चालकता की मोलर चालकता, ठीक है, आयनिक चालकता, आयनिक चालकता, ठीक है। या फिर आप सिंपली लिख सकते थे आयनिक चालकता, धनायनों की भी ऋणायनों की भी। तो ये था आपका कोलराउस का नियम, जिसमें मोलर चालकता जो होती है वो धनायनों की मोलर चालकता और ऋणायनों की मोलर चालकता के बराबर होती है। अब इसके बाद में हमारा 2 नियम आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो देखिए नियम क्या है, ये नियम है फैराडे की विद्युत अपघटन का नियम, ठीक है। यानी कि जो फैराडे नियम दिया था वो नियम हम पढ़ेंगे पहले। तो स्टूडेंट जो फैराडे का नियम है ये जो है विद्युत अपघटन पर आधारित है, यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे की विद्युत अपघटन का नियम। तो जो माइकल फैराडे ने सन 1833 में विद्युत अपघटन का अध्ययन करके एक नियम दिया जिसे हम फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। इन्होंने मेनली जो है 2 नियम दिए थे जिसे हम कहते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ठीक है। तो इन दोनों को हम पहले पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, यानी कि पहला नियम क्या है। तो देखिए पहले नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो है ये सेल में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एनोड और कैथोड 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो जैसे एक सेल हम ले लेते हैं, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इस प्रकार से 2 छड़ हैं, इसे हम कह सकते हैं एनोड, ठीक है। ये मान लीजिए एनोड है, ये है कैथोड, ठीक है। और इसमें जो है अंदर जो है विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। तो कहा क्या जा रहा है डेफिनेशन में इस नियम में कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले, मान लीजिए यहाँ पर एकत्रित हो रहा है पदार्थ, तो इस पदार्थ की जो मात्रा होती है वो इस विद्युत अपघट्य में, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है विद्युत अपघट्य है, तो इस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित आवेश यानी कि Q के समानुपाती होती है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो जो मात्रा है उसको हम डिनोट करेंगे W के, ठीक है, W से। तो W जो है इसे हम डिनोट करेंगे W से, फिर से हम लिख देते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को हम लोग डिनोट करेंगे W से। ये किसके समानुपाती होती है, विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाले आवेश, ठीक है। तो आवेश के ये समानुपाती होती है, आवेश को डिनोट करेंगे Q से। तो देखिए ये कहा गया है इस नियम में, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या, हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो W इक्वल टू आपका आ जाएगा, एक नियतांक जुड़ जाएगा Z, ठीक है, Z इंटू Q। तो ये तो इसका फार्मूला 1 हो जाएगा, ठीक है, W इक्वल टू Z इंटू Q, ठीक है। Z यहाँ पर क्या है, तो Z को लिख देते हैं, Z है आपका समानुपाती स्थिरांक, ठीक है। तो Z है आपका समानुपाती स्थिरांक, तो W इक्वल टू Z Q। अब हमें पता है कि Q इक्वल टू यानी कि आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, Q बराबर IT होता है। तो चूंकि Q इक्वल टू IT, इसलिए हम यहाँ पर रख सकते हैं W इक्वल टू Z, ऐसे रहने देंगे क्योंकि ये एक नियतांक है, और Q के स्थान पर IT लिख देंगे। तो W इक्वल टू ZIT, ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा। तो यही फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही इस नियम का फार्मूला है कि किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थ की मात्रा W होती है वे विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होती है। तो हमने इस फार्मूले को यहाँ से निकाल लिया इस नियम से। अब हम देखेंगे फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम।
तो देखिए हमारा दूसरा नियम है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, यानी कि फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम के अनुसार फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकलिसिस में बताया गया है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा यानी कि विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं, किसकी मात्राएं, पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांक की द्रव्यमान या विद्युत रसायन तुल्यांक के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया है कि यदि विद्युत धारा की हम समान मात्रा लें और बहुत सारे विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करें, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं होंगी वो उनके तुल्यांक की द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होंगी। अब देखिए इसे हम कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये है आपका एक बॉक्स, ठीक है, ये है आपका, तो देखिए ये विद्युत अपघट्य हैं, ठीक है, ये है प्रथम विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य जो होता है वो कुछ तनु होते हैं, जैसे इसमें आयन होते हैं, तो मैंने इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, ये विद्युत अपघट्य है। अब हम ये क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं प्रथम विद्युत अपघट्य, प्रथम विद्युत अपघट्य, ठीक है, और इसे मान लेते हैं सेकेंड विद्युत अपघट्य, यानी कि दूसरा द्वितीय विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। ठीक है, अब देखिए बताया क्या जा रहा है, जब विद्युत धारा की समान मात्रा, मान लीजिए यहां से हम विद्युत धारा ला रहे हैं, हमने इस विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित की उतनी मात्रा हमने इस विद्युत अपघट्य में भी विद्युत धारा की प्रवाहित की। मान लीजिए हमने यहाँ पर I1, ठीक है, यानी कि I हमने धारा प्रवाहित की और यहाँ पे भी हमने I धारा प्रवाहित की, यानी कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा, जितनी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाएगी उतनी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं जो होती हैं, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांक की द्रव्यमान के बराबर होती हैं या समानुपाती होती हैं। अब देखिए हम यहाँ पर एक चीज समझेंगे, जो पदार्थ की मात्रा जो एकत्रित हुई है उसे हम डिनोट करेंगे W1 से, और जो इस पे दूसरे वाले पे वो पदार्थ की मात्रा हुई है वो W2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए धीरे धीरे, तो देखिए W1 और W2 और एक आपका जो है, तो देखिए कहा क्या गया है कि मुक्त जो मात्राएं होती हैं वो उनके तुल्यांकी द्रव्यमान यानी कि तुल्यांकी भार के बराबर होती हैं, तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो W1 इंटू आपका हो जाएगा, जो तुल्यांकी भार को हम डिनोट करते हैं E से, तो E1, ठीक है, और W2 इक्वल टू E2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2, E1 अपान E2, ठीक है, यानी कि W1 जो होगी पदार्थ की जो मात्रा होगी वो जो होगी तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। तो W1 अपान W2 E1 अपान E2 लिख सकते हैं। जो पहले विद्युत अपघट्य का भार होगा वो उसकी तुल्यांकी भार के बराबर होगा, ठीक है, और जो दूसरे जो विद्युत अपघट्य का भार होगा वो उसके जो है उसके भी तुल्यांकी भार के बराबर होगा। तो W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में कि W इक्वल टू आपका होता है ZIT, जैसे यहाँ पर W1 लिखा है तो Z1IT लिख सकते हैं। ठीक है, तो W इक्वल टू आपका होता है ZIT। तो चलिए इस पर लागू कर देते हैं हम लोग, क्योंकि W इक्वल टू ZIT, तो W1 अपान W2 यानी कि Z1IT अपान Z2IT। अब आप लोग सोच रहे होंगे Z क्या है, Z कहाँ से आ गया, तो ये Z जो है स्टूडेंट वो है रासायनिक तुल्यांक। देखिए मैंने यहाँ पर बताया विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, तो अभी मैं बताऊंगा कौन क्या है, तो रासायनिक तुल्यांक है Z, ठीक है, और Z जो है उसमें भी हमने देखा था, तो ZIT इक्वल टू E1 अपान E2। अब देखिए IT से IT कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमने पाया Z1 अपान Z2 इक्वल टू E1 अपान E2। ठीक है, अब ये आपका जो है प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं Z अनुक्रमानुपाती E,
यानी कि जो जेड है वो ई के अनुमानुपाती होता है। यही नियम में बताया गया है। अब यहाँ पर जेड क्या है, ई क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट आपका जेड है वो क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और जो ई है, ठीक है, यानी कि जेड के बाद जो ई है वो आपका है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। ठीक है, तो ये इसमें संबंध आ गया। तो दूसरा नियम हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ठीक है, जिसे हम लोग W1 इस पर्सनल टू E1 लिखा है हमने। ठीक है, इसी प्रकार से आप जब सॉल्व करेंगे पूरा, यानी कि W1/W2 इक्वल टू E1/E2, W की वैल्यू ZIT होती है तो हमने इस पर लिखा, तो Z अंकमानुपाती E आपका आ गया। ठीक है, तो ये था आपका फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, जो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका डेफिनेशन और इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है मैं आपको चित्र के साथ समझाऊंगा। तो देखिए, जब किसी धातु की प्लेट, पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे, तो जब किसी धातु की प्लेट या छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की धातु प्लेट या छड़ इलेक्ट्रोड कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, हम समझते हैं। जब किसी धातु, देखिए यहाँ पर इसके चित्र को समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक चित्र पात्र मैंने लिया है। अब इसमें मैंने किया क्या है, ठीक है, इसमें मैंने जो है इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट या आप कह सकते हैं लवण का जलीय विलयन है ये। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है, डेफिनेशन में सही से पढ़िए क्या लिखा है। जब किसी धातु जैसे आप जिंक ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन, यानी कि मान लीजिए हमने एक प्लेट ले लिया, यहाँ पर ये प्लेट है। ठीक है, जो कि बनी है किसकी, जिंक की। ठीक है, Zn जिंक की। तो क्या कहा जा रहा है कि जब किसी धातु की प्लेट को, हमने धातु की प्लेट लिया जिंक, उसी धातु के लवण के जलीय विलयन, यानी कि इसी धातु का जो है जलीय विलयन होना चाहिए, इसी धातु के लवण का। तो देखिए क्या लिख देंगे, ZnSO4। हमने इस जलीय विलयन को ले लिया क्योंकि इसमें जिंक उपस्थित है। ठीक है, ये जिंक का जो है जलीय लवणीय विलयन है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जब हम जिंक धातु हमने लिया, ठीक है, इसके जलीय विलयन यानी कि इसके लवण के जलीय विलयन में हमने इस प्लेट को रखा तो इस प्लेट पर जो है आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आवेश क्या, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ऋण आवेश उत्पन्न हो गया तो इस प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, यह आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जो हमने यहाँ पर विलयन लिया है यहाँ पर ये, ठीक है, इसमें भी कुछ आवेश उत्पन्न हो जाते हैं समान मात्रा में, लेकिन वो विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस उत्पन्न होगा तो यहाँ पर प्लस आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये विलयन में भी आवेश उत्पन्न हो गए लेकिन समान मात्रा में होंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जो ये प्लेट होगी जिसको हमने लिया था, इसी प्लेट को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आया कि जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार धातु प्लेट या छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इसलिए अब हम चित्र के साथ समझते हैं। जब किसी धातु की छड़ को, हमने जिंक का छड़ ले लिया, उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है, यानी कि उसी धातु के मैंने जलीय विलयन में रखा। ठीक है, Zn इसमें मौजूद है तो होता क्या है, इस धातु पर जो है आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गए और उसके विलयन में, जिस विलयन में इस प्लेट को रखा गया है उस विलयन में भी आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन इस आवेश के विपरीत, अगर यहाँ पर ऋण आवेश होगा तो यहाँ पर धन आवेश। ठीक है, समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं तो इस छड़ को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप दो एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर Cu भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉपर। तो चलिए हम जल्दी से बनाकर आप लोगों को एक और चित्र समझा देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए एक छड़ हमने यहाँ पर और ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, जो कि बना है Cu से।
तो इसके हम जलीय विलयन में रख देंगे CuSO4, यानी कि उसी धातु के जलीय विलयन में हम उसे रख देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है। तो इलेक्ट्रोड मेनली जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। कौन? इलेक्ट्रोड। तो देखिए फर्स्ट जो है और सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है एनोड। एनोड जिसे हम इंग्लिश में भी एनोड ही कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एनोड एंड सेकेंड आपका है कैथोड। कैथोड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैथोड। ठीक है, तो सिंपली समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा कैथोड। ये आपको सेल में पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, एनोड एंड कैथोड, समझ में आया। तो ये इलेक्ट्रोड आप लोग समझ लीजिए क्या होता है, मैंने आपको समझाया अच्छे से चित्र के साथ। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। अब एक टॉपिक और आता है यहाँ पर एनोड यानी कि इलेक्ट्रोड के साथ साथ, वो है इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए जब धातु की पत्ती को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है, यानी कि वही लगभग डिफिनीशन है, जब किसी धातु के क्षण को उसी के आयन युक्त या उसी के जलीय विलयन में रखा जाता है, तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, यानी कि उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन में विपरीत आवेश आ जाता है। इतना तो मैंने आपको इलेक्ट्रोड में भी बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार धातु की पत्ती तथा इसके विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के जलीय विलयन में रखा जाता है, ठीक है, तो होता क्या है, इस छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, धन आवेश या ऋण आवेश। ठीक है, और उसके जलीय विलयन में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो होता क्या है, इस क्षण और इस विलयन के मध्य एक वोल्टेज यानी कि विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसे हम डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, लगभग उसी तरह का डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रोड विभव भी आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ईजी है कि किसी धातु को उसी के जलीय विलयन में रखा जाएगा तो छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाएंगे और उसके विलयन में विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रकार जो छड़ है और विलयन, इन दोनों के मध्य एक विभव उत्पन्न होगा, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्या होती है, बारीकी से समझिएगा, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन और इसके जो अनुप्रयोग लक्षण हैं, इन सबको मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है, ये डेफिनेशन इसका क्या होता है, विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी कि विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसे बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ तत्व को यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे आपका हो गया Li, ठीक है, K, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Co, ठीक है। उसके बाद में Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au। ये जो है स्टूडेंट, ये आपका जो क्रम दिया गया है, ये अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता हुआ क्रम है। यानी कि जैसे जैसे आप यहाँ से इधर आएंगे, आगे को बढ़ेंगे, इसका जो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम हमने लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया है कि विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इन सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को
में रखा है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम जो होगा वो लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, और उसके बाद में आपका सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। जो सबसे कम होगा वो होगा लिथियम का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस श्रेणी में, आगे बढ़ते जाएंगे, सबसे ज्यादा होगा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव Au यानी कि गोल्ड का, सोना का, ठीक है। तो ये आपका था विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता जाएगा, और इसी श्रेणी को जो प्राप्त होती है ये श्रेणी, उसी को हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब कुछ इसके अनुप्रयोग यानी कि लक्षण भी हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हमें इनके लक्षण को समझना है, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, आप लोग लक्षण लिखिएगा, ठीक है। लक्षण हम समझेंगे, अनुप्रयोग ये नहीं है तो लक्षण लिख लीजिएगा। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ लक्षण हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता तथा धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटते हैं। यानी कि जैसे आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर से आप नीचे आएंगे तो वहां पर जो है धातुओं की रासायनिक सक्रियता और धन विद्युतीय लक्षण जो होंगे वो घटेंगे। आप लिथियम से जैसे Au पर आएंगे तो आपका जो ये है रासायनिक सक्रियता और धन विद्युतीय लक्षण घटेगा, ठीक है। कई लक्षण है इसके। आगे देखिए क्या है दूसरा हमारा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा लक्षण है। तीसरा जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी कि जो ये जिंक है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट से विलयन को कॉपर से विस्थापित कर देता है। तो वही कहा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा जो लक्षण है वो है कि इस श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। यानी कि जो यहाँ पर आपका आयरन है, ठीक है, इससे नीचे जो भी तत्व उपस्थित हैं उनका क्या होता है, ऑक्साइडों का। देखिए इस श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों, जो धातु के ऑक्साइड होंगे उनका हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है क्योंकि मानक अपचयन विभव के मान बढ़ जाते हैं। यानी कि जैसे आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आएंगे, लिथियम से Au की तरफ आएंगे तो वहां पर क्या होगा, धातुओं की अपचायक क्षमता घटेगी। ये पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि मानक अपचयन विभव के मान जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा पांचवा जो लक्षण है वो क्या है, पांचवा लक्षण है कि जिन पदार्थों में रेडॉक्स युग्मों के मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक होते हैं वे प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, तथा जिन पदार्थों के मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है वो प्रबल अपचायक होते हैं, ठीक है। वो प्रबल अपचायक यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके रेडॉक्स युग्म के मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक होंगे वे प्रबल ऑक्सीकारक होंगे, और जिनके पदार्थ मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होंगे वो प्रबल अपचायक होंगे, ठीक है। अब लास्ट हमारा आता है यहाँ पर कि इस श्रेणी में Hg तथा इससे नीचे की धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर स्वतः धातुओं में अपघटित हो जाते हैं। यानी कि जो Hg हैं, ये Hg और इनके नीचे जो तत्व उपस्थित हैं, ठीक है, उनका अगर उनके ऑक्साइड को अगर हम गर्म करें तो वो धातुओं में अपघटित हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि वो अपने धातु में बदल जाएंगे। तो ये थे आपके विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या हैं, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग जो है वो है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, धातुओं की अपचयन क्षमता की तुलना करने में, ठीक है, धातु ऑक्साइडों का ऊष्मा स्थायित्व ज्ञात करने में। तो बहुत सारी जगह जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका विद्युत रसायन चैप्टर, जो कि मैंने सभी टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको आगे वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।